हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेल का सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में कुछ नहीं, यही फालतू चीज सब है, देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जब सेल ऑर्गेनली, सेल फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये सब पढ़ेंगे, उससे पहले छोटा सा चीज देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है, क्योंकि सिमिलर लगता है, एक जैसा दिखने में लगता है। तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म, ध्यान से देखिएगा, सी से स्टार्ट हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म पी से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, प्लाज्म पीछे लगा है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। तीन वर्ड है प्लाज्म वाला, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद एक होता है आपको क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिमिलर वर्ड से इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या बोलता है। प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल ऑर्गेनली प्लस सेल फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनली, सेल फ्लूइड, तीनों को इकट्ठा कर दो तो बन जाएगा साइटोप्लाज्म। वहीं पर प्रोटोप्लाज्म का बात कर ले तो सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनली, सेल फ्लूइड, साथ में न्यूक्लियस। मतलब पूरा ये यहां से लेकर यहां तक क्या था, साइटोप्लाज्म ही तो था। मतलब हम लोग साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को ऐड कर देंगे। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनली और सेल फ्लूइड। ओके, ये तीन चीज में अगर हम लोग न्यूक्लियस ऐड कर ले तो वो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो आई होप पहला डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। दूसरा कि भैया साइटोप्लाज्म क्या होता है, कलरलेस होता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं होता, ये भी कलरलेस होता है, साथ में ये और भी प्रॉपर्टी लाता है, जैसे कि सेमी सॉलिड्स, बहुत सारा सॉलिड्स पार्टिकल्स आपको नजर उसमें आएगा, बट इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स नजर जल्दी नहीं आएगा। सेमी परमिएबल होगा। सेमी परमिएबल होने का मतलब है कि हर एक चीज को सेल के अंदर इंटर करने नहीं देगा, कुछ ही पार्टिकुलर पार्टिकल्स को इंटर करने देगा जो सेल के लिए बेनिफिशियल हो, जो इंपॉर्टेंट हो सेल के लिए, अदरवाइज वेस्ट को ही बाहर निकलने दे सकता है। तो इसके रीजन इसका नाम क्या पड़ा, सेमी परमिएबल, मतलब कुछ सिलेक्टिव थिंग्स को ही अंदर या बाहर जाने को देगा। तो ये तो कलरलेस था, बस ये कलरलेस भी है, सेमी सॉलिड्स भी है और सेमी परमिएबल भी है। तीसरा क्या है कि साइटोप्लाज्म में 80% वाटर है, 80% जो है ना वाटर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि ये जो सेल फ्लूइड दिख रहा है ना, इसी में आपको नजर आएगा बहुत सारा चीज। फिर इसमें क्या है भैया, इसमें 64% ऑक्सीजन, याद रहे 80% वाटर किसमें, साइटोप्लाज्म में, बट प्रोटोप्लाज्म में 64% ऑक्सीजन। तीसरा जो डिफरेंस है वो है कि इट इज द हाउस ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का हाउस इसको माना जाता है। जैसे कि रिस्पायरेशन प्रोसेस आप देखे होंगे, तो वहां पे जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पैरावेट बनता है, सुने होंगे पैरावेट, तो वो भी यहीं पर होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो मेटाबॉलिज्म जैसे कि रिस्पायरेशन प्रोसेस हो गया और भी बहुत सारा प्रोसेस है, वो सब यहीं पर होता है। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा है, हाउस ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, इसके बारे में जान ले तो इट इज क्रिस्टल कोलाइडल सॉल्यूशन, एक तरह का सॉल्यूशन बोला गया, क्रिस्टल कोलाइडल सॉल्यूशन इसको माना जाता है। तो ये चार डिफरेंसेस है, ये डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, देख लीजिए। ये जो दिख रहा होगा ना सर्कल सा, उसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, दिस वन सेल मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा होगा छोटा छोटा, ये सब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा सारा क्या सेल ऑर्गेनली है। ओके, और इसके बीच में ये सेल, जो सेल ऑर्गेनली होता है ना, वो मूवमेंट करते रहता है, वो बहते रहता है सेल के अंदर, और किसके अंदर, सेल फ्लूइड, किसमें, सेल फ्लूइड में। तो बीच में कुछ नहीं है, क्या बचा, फ्लूइड। मतलब सेल मेम्ब्रेन एक तरह का कवरिंग है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनली तैरते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट वहीं पर हम लोग प्रोटोप्लाज्म का बात कर ले तो एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फ्लूइड। उसके अंदर सेल ऑर्गेनली तैर रहा है, साथ में न्यूक्लियस भी है, साथ में क्या, न्यूक्लियस भी है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला पार्ट सेल का। एक्चुअली सेल का ना सबसे जो पहला कवरिंग होता है उसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल आपको हर एक सेल में नजर नहीं आएगा, पहली बात ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में और फंगल सेल में नजर आएगा। फंगी का जो सेल्स होता है ना उसमें नजर आएगा, सिर्फ प्लांट में और फंगी में, एनिमल में नहीं। एनिमल में जो पहला कवरिंग होगा उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन, तो दोनों नाम है, जो नाम बोल दीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होगा फर्स्ट कवरिंग फॉर एनिमल सेल। बट अगर हम लोग बात कर ले प्लांट सेल और फंगल सेल का, तो इसका जो फर्स्ट कवरिंग होगा वो होगा सेल वॉल। हाँ, इसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा आपको, इसके बाद आपको प्लांट सेल में, फंगल सेल में जो सेकंड कवरिंग होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है, इट इज द फर्स्ट कवरिंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये पहला कवरिंग पार्ट है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। अब क्योंकि सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल लिखे, इसका सिंपल मतलब जा रहा है एनिमल सेल में नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये पॉइंट भी लिख दिया, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट इज
absent in animal cell. ओके, तो दूसरा पॉइंट भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। एनिमल सेल में ये absent होता है, प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये प्रेजेंट होता तो ये भी पहला कवरिंग होता, बट एनिमल सेल में जो पहला कवरिंग है वो सेल वॉल नहीं होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, सो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो किससे बना है, तो सेलुलोज। किससे? सेलुलोज। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ। किससे बना हुआ? सेलुलोज। अब ये सेलुलोज है क्या? ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H10O5। इसका मल्टीपल्स, एन मतलब कि मल्टीपल्स ऐसा कंपाउंड, ऐसा एक मॉलिक्यूल हुआ, ऐसा ऐसा हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होकर एक सेलुलोज बनाते हैं। समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड होकर सेलुलोज बनाते हैं और उस सेलुलोज से बनता है हमारा सेल वॉल। फिर बात कर ले हम लोग फंगल सेल का, तो फंगल सेल क्या चीज से बना हुआ है? तो चिटिन से। तो पूछे आपसे कि फंगी में भी सेल है, सॉरी फंगी भी एक तरह सेल है, पता होगा। तो इसका जो सेल वॉल है वो क्या चीज से बना है? तो आप क्या बोलिएगा? द सेल वॉल ऑफ फंगल सेल इज मेड अप ऑफ चिटिन। मेड अप ऑफ चिटिन, चिटिन से बना हुआ। याद है, चिटिन से बना हुआ है फंगल सेल और सेलुलोज से बना हुआ है प्लांट सेल। याद रखिएगा, सेलुलोज क्या आता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H10O5 का मल्टीपल्स कंपाउंड आपस में मिलकर। और ये ना डेड पार्ट है। आपको मालूम होगा सेल लिविंग भी होता है और कुछ डेड सेल्स भी होते हैं। तो लिविंग सेल का ये डेड पार्ट है, इट इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल। तो ये जो है हमारा सेल वॉल, ये क्या? डेड पार्ट है, डेड पार्ट ऑफ द सेल। चाहे वो फंगल सेल में हो या प्लांट सेल में हो, जो भी सेल में ये प्रेजेंट है ये डेड पार्ट है भैया। वो पूरा सेल जिंदा है, मरा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मरा हुआ है, बस इतना कंफर्म है। उसके बाद ये रिजिड होता है। रिजिड होने का मतलब कठोर, रिजिड होने का मतलब कठोर। जैसे कि ये हमारे पास बोतल है, तो ये क्या? रिजिड है। हम कितने उसमें मारेंगे, ओ सॉरी पानी भी निकल गया, हमको भी मतलब कि चोट लग गया। तो रिजिड होने का ये मतलब हुआ कि ये इसके अंदर जो भी है उसको जल्दी दिक्कत आने नहीं देता है, उसको कोई भी तरह का इंजरी आने नहीं देता है। रिजिड होने का ये मतलब हुआ इसका, जो भी हो रहा है वो ये खुद सह लेगा, बट अंदर को कोई दिक्कत नहीं। तो रिजिड होने का इसका ये मतलब है। उसके बाद क्या भैया? ये शेप और साइज देता है। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड शेप एंड साइज। किसको भैया? तो प्लांट सेल और फंगल सेल। फंगल सेल और प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है और साइज प्रोवाइड करता है। और एक मस्त प्रॉपर्टी मतलब पॉइंट इसके बारे में क्या है कि ये प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे कि अभी आपको हम दिखाए कि इंजरी से बचाता है। रिजिड होने के कारण क्या होता है ना कि कोई भी तरह का इंजरी हो, अब प्लांट में तो इंजरी नॉर्मल है ना, कुछ हो आया, कोई आया ऐसे मारा, बस छिला गया, तो इस तरह का इंजरी से बचाता है ये। किसको? तो भैया सेल को। ये क्या करता है? इट हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। इंजरी मतलब चोट वोट लगता है ना, उसको इंजरी बोलते हैं। या फिर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजेंस बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, वो जो आप सुने होंगे वायरस, फंगी या कोई और भी चीज के कारण जो डैमेज हो जाता है प्लांट सेल्स, उससे भी बचाता है ये। तो ओवरऑल ये पॉइंट्स था, एक बार फिर से हम बता दें कि ये फर्स्ट कवरिंग है प्लांट सेल और फंगल सेल का। ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ है। फंगल सेल का जो सेल वॉल होता है वो चिटिन से बना हुआ है। ये डेड पार्ट होता है सेल का, ये रिजिड होता है, कठोर होता है। ये बेसिकली सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करता है, प्लांट और फंगल सेल को, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। किस तरह का प्रोटेक्शन भैया? तो इंजरी से प्रोटेक्शन या पैथोजेनिक अटैक से प्रोटेक्शन। तो ये पार्ट समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो चलिए देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो है ना, ये आपको एनिमल सेल में नजर आएगा। इससे पहले हम लोग सेल वॉल देखे थे, तो सेल वॉल आपको सिर्फ प्लांट में और फंगी में नजर आया था। बट ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको प्लांट सेल में भी नजर आएगा, एनिमल सेल में भी नजर आएगा, फंगल सेल में नजर आएगा, सब में नजर आएगा। बट ये फर्स्ट कवरिंग होगा एनिमल सेल का, बट प्लांट सेल और फंगल सेल का ये सेकंड कवरिंग होगा। वो ये सब बारे में बात कर लेते हैं। ये लिविंग होगा, ये डेड नहीं होगा। वो रिजिड था, कठोर था, बट ये कठोर नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा, लचीला, मतलब जिधर मोड़ लो उधर मुड़ेगा, ऐसा है। ये सेमी परमिएबल होगा। इसका क्या मतलब है सब देखते हैं। तो चलिए वही बात, इट इज फर्स्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। जो बोले आपको फर्स्ट कवरिंग होगा एनिमल सेल का, इससे पहले कोई कवरिंग नहीं है। सेल वॉल क्योंकि एनिमल में होता नहीं है, तो ये फर्स्ट कवरिंग हुआ एनिमल सेल का। इट इज सेकेंड, इट इज सेकेंड कवरिंग होगा किसका भैया? प्लांट सेल और फंगल सेल। प्लांट सेल और फंगल सेल का सेकेंड कवरिंग। क्यों भैया सेकेंड? क्योंकि पहला तो सेल वॉल था ना, इसीलिए सेकेंड कवरिंग हुआ प्लांट सेल का और फंगल सेल का। ये फ्लेक्सिबल है भैया, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब? लचीला, जैसे मोड़ लो वैसे मुड़ जाएगा, पानी जैसा। पानी इज फ्लेक्सिबल, वी नो। उसके बाद क्या बात कर ले, तो सेल वॉल जो था वो क्या था? रिजिड था।
वो रिजिड था ना, दैट्स व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल। चौथा पॉइंट हमारा क्या कि ये लिविंग पार्ट है सेल का। याद होगा सेल वॉल क्या था, डेड पार्ट था। जस्ट बिकॉज वो रिजिड था तो वो डेड भी था, बट ये ना रिजिड है लेकिन फ्लेक्सिबल है, ना तो मरा हुआ, ये लिविंग है। ओके, आखिरी से एक पॉइंट पहले जो है वो क्या भैया कि ये फोस्फोलिपिड से बना हुआ है। फोस्फोलिपिड मतलब फास्फोरस वाला लिपिड्स, उससे बना हुआ है। और प्रोटीन से, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर ये बना हुआ है भैया। तो वही बात है। आखिरी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का सीधा मतलब जाता है कि सभी को इंटर नहीं देगा आने के लिए। सेल के अंदर जस्ट इमेजिन दिस इज सेल, तो इसके अंदर अच्छा से सेल बना ले, तो इसके अंदर सभी को जाने नहीं देगा, कुछ ही सिलेक्टिव सब्सटेंस को जाने देगा, जो कुछ गिना चुना पार्टिकल्स को ही अंदर आने दे सकता है और बाहर जाने दे सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए कोई भी चले जाए, ऐसा वाला बात नहीं है। आएगा पहले उसका चेकअप होगा, क्या ये बढ़िया है, क्या ये सेल को हानि तो नहीं पहुंचा देगा, ये सब चेकअप के बाद वो अंदर आने देगा। या बाहर जा रहा है तो कुछ लेके तो नहीं जा, तो ये सारा चेकअप के बाद वो बाहर जाने या अंदर आने देगा। इसीलिए इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब हुआ? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हुआ हर एक चीज को अंदर नहीं आने देगा, कुछ ही सिलेक्टिव थिंग्स को, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अंदर आने दे सकता है या बाहर जाने दे सकता है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आगे चलिए देखते हैं। वैसे बेसिकली एक बात पता है आप लोग को कि ये, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबको अंदर नहीं आने देगा बट आने तो देगा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है ना, मान लीजिए बाहर चुके पार्टिकल्स अंदर आ गया या अंदर चुके पार्टिकल्स बाहर आ गया, तो ट्रांसपोर्टेशन इसी को तो बोलते हैं, यहाँ से वहां से यहाँ, दिस इज ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कितना तरह का करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कितना तरह का करता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। हम बोले ना ट्रांसपोर्टेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक सी बात है। और सेल के अंदर अगर कोई चीज अंदर आ रहा है या कोई चीज बाहर जा रहा है, ये पार्टिकल्स है, कुछ और मत सोच लीजिएगा, कुछ चीज अंदर आ रहा है या कोई चीज बाहर जा रहा है, तो इसी को तो ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये जो सेल है ना, हमारा सेल, ये दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव। बहुत बोला है ये वॉइस पर आ रहा है, नहीं नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट में कुछ अंतर है। क्या अंतर है चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक रीजन है, एक रीजन मतलब एक जगह जहां पर ये वाला जो पार्टिकल जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा, बहुत 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 बहुत, और ये वो रीजन है जहां पर ये पार्टिकल्स बहुत कम है। तो अब क्या हो सकता है कि ज्यादा से अंदर आ जाए। अब यहां पे सेम बना लेते हैं, बहुत सारा है, ये वो रीजन है जहां पर पार्टिकल्स बहुत कम है। ध्यान से देखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें लोअर रीजन, यहां पर क्या पार्टिकल्स कम है तो लोअर रीजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोअर रीजन। यहां पर पार्टिकल्स क्या बहुत ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे, हायर रीजन, हायर हायर रीजन। तो अगर पार्टिकल्स लोअर रीजन से, हाँ, तो लोअर रीजन से हायर रीजन पे जो चला जाए उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो लोअर रीजन से किधर चला जाए, हायर रीजन, किधर, लोअर रीजन से हायर रीजन में अगर पार्टिकल्स जा रहा है तो उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। बट वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट का बात कर ले, जस्ट इसका अपोजिट। क्या चीज, जस्ट इसका अपोजिट। ये हायर रीजन था ना और ये लोअर रीजन था, मालूम होगा। ओके, तो अब क्योंकि लोअर से हायर गया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोले, पैसिव क्या होगा, हायर से लोअर। जहां भीड़ है वहां से निकलकर ऐसा जगह जहां पर वो चीज नहीं है वो हो रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। कम है, कम से ज्यादा जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला तो अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरा अंतर, क्योंकि लोअर रीजन से हायर रीजन जा रहा है इसलिए यहां पर एनर्जी चाहिए। यहां पर क्या चाहिए, एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होता है, बट वहीं पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे हम लोग, नो एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। दो पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर रीजन से हायर रीजन जाता है, यहाँ एनर्जी चाहिए। बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर रीजन से लोअर एनर्जी जाता है और यहाँ पर एनर्जी नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट। ओके, तो दो रीजन तो समझ में आ गया।
तीसरा बात क्या है, अब भैया यहाँ पर एनर्जी लिया तो बहुत ज्यादा चांस है ना कि ये जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। यस, इट इज फास्ट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। तो ये फास्ट प्रोसेस है। बट यहाँ पर एनर्जी भी नहीं लिया, बिना एनर्जी लिया कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली वो जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। तो ये क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस है। ओके, अब क्योंकि एनर्जी भी नहीं लिया बच्चा तो प्रोसेस भी स्लो है, तो क्या बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स जा पाएगा, नहीं। यहाँ पर लार्जर मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकता। बट यहां पर लार्जर मॉलिक्यूल्स जा सकता है। तो बेसिकली हम क्या क्या बताए, फिर से हम उसको समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम बताए कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता है दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसमें, तो भैया सेल में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक का नाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर रीजन से हायर रीजन की ओर जाएगा पार्टिकल्स। वहीं पर अगर हम लोग बात कर ले ये वाला पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें हायर रीजन से लोअर रीजन की ओर पार्टिकल जाएगा। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है भैया कि अब लोअर से हायर जा रहा है, इसके कारण इसको एनर्जी तो चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, बिना एनर्जी का एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। बट यहाँ पर भैया नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही चले जाएंगे भाई, वैसे यहाँ पे हम बहुत थे, वहां जाएंगे तो सुख चैन से रहेंगे। तो वो हायर से लोअर जा रहा है, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ओके, ये पहला पॉइंट था ना, ये दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, अब क्योंकि देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी तो नहीं लिया, अगर एनर्जी लिया तो प्रोसेस तो फास्ट होगा ना। हम लोग खाना खा लेते तो कोई भी काम पूरा स्पीड में करते हैं ना, तो ये बात है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट होता है बट ये स्लो होता है। ये क्योंकि एनर्जी नहीं है ना भाई, नो एनर्जी, इट मीन स्लो प्रोसेस। और चौथा जो पॉइंट है वो क्या है ना कि एनर्जी लिया है, फास्ट प्रोसेस है, तो लार्जर मॉलिक्यूल भी इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो गया कि लार्जर मॉलिक्यूल को भी लेके जा सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। तो चौथा पॉइंट क्या कि ये लार्जर मॉलिक्यूल को भी लेके जा सकता है यहाँ से वहां। बट यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में लार्जर मॉलिक्यूल नहीं ले जाएगा भैया, एनर्जी नहीं है उसको, तो कहां से बेचारा लार्जर मॉलिक्यूल्स लेके जाएगा। तो आई होप आपको चार डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का फर्दर हम लोग दो डिवीजन देखेंगे। पैसिव फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। तो चलिए मिटा देते हैं इसे। तो चलिए देख लेते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हम लोग अंतर देख लेते हैं। बेसिक सी बात भाई, डिफ्यूजन क्या होता है, आप लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में देख रखे हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन बेसिकली दो या दो से अधिक अलग अलग काइंड्स का जो पार्टिकल्स होता है ना, वो आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। फिर से बता दे, दो या दो से अधिक अलग अलग काइंड्स के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं। अब देखिए मिलने का एक बहुत खतरनाक तरीका है, एक ये तरीका भी है मिलने का, एक ये तरीका भी है। तो दोनों में अंतर क्या नजर आया, इसमें आपको नजर ये आया कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है। दिस इज द वे जिसमें दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो अगर पार्टिकल्स म्यूचुअल अट्रैक्शन के द्वारा मिक्सअप हो रहा है तो उसे डिफ्यूजन बोलेंगे। अगर पार्टिकल्स सिंगल ऐसे ये यहीं पर है, ये आकर ऐसे मिल रहा है, तो इस तरह का प्रोसेस को कुछ और बोलेंगे। तो डिफ्यूजन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। हर एक पार्टिकल्स, ऐसा नहीं कि दो ही पार्टिकल्स, 3 4 5, कोई भी पार्टिकल जो है ना आपस में मिलता है और म्यूचुअली मिलता है। ऐसा नहीं ये आ रहा वो नहीं, सब का सब एक दूसरे की ओर करीब आ रहा होता है और मिक्सअप होता है। तो आई होप डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन क्या है, इट इज द मिक्सअप, या फिर क्या बोल देंगे, इट इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन, it is the mixture of two or more different kinds of particles by their mutual movement, by their mutual movements of particles।
म्यूचुअल मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स के कारण दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। वहीं पर ओस्मोसिस में देख लीजिए क्या होता है भैया, ओस्मोसिस। पहली बात, ओस्मोसिस जो है ना, इसमें ऐसा नहीं कि दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स आपस में म्यूचुअली मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें पहली बात कि इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं होता, इसमें एक वेट कर रहा है दूसरा आ रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, इट इज द प्रोसेस इन विच इट इज द प्रोसेस इन विच स्मॉलर पार्टिकल्स, याद रहे छोटा पार्टिकल्स बड़ा पार्टिकल ऑस्मोसिस नहीं करता, सिर्फ छोटा पार्टिकल्स ऑस्मोसिस करता है। इट इज द प्रोसेस इन विच स्मॉलर पार्टिकल्स come from higher concentration या higher हाँ ठीक है, concentration region to lower concentration region through semi permeable membrane। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन क्या था, दो या दो से अधिक, मान लीजिए एक ये वाला पार्टिकल्स, एक ये वाला पार्टिकल्स, एक ये वाला पार्टिकल्स, तीनों अलग अलग पार्टिकल है ना, और तीनों एक दूसरे के करीब आ रहा है, तो ऐसा मिक्सअप को डिफ्यूजन बोलेंगे। ये क्या हो गया, दिस इज डिफ्यूजन। बट ऑस्मोसिस में क्या था कि छोटा पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर आएगा। इधर से इधर आ रहा है, ये इधर नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक तरफ सिंगल, यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं हो रहा, इधर से इधर आया तो क्या हुआ, स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में एक मेम्ब्रेन होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, जो कि सबको जाने नहीं देगा, बहुत छोटा चीज को जाने देगा। ऐसा प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में से ये बेसिक बात समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत बेसिक है कि डिफ्यूजन प्रोसेस आपको सॉलिड में भी नजर आएगा, लिक्विड में भी नजर आएगा और गैस में भी नजर आएगा। सॉलिड में भी नजर आएगा, तो ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। बट बात कर ले ऑस्मोसिस का, तो ये सॉलिड में नहीं होगा, लिक्विड में क्या लगता होगा, यस लिक्विड में होगा, गैस में नहीं होगा। ये सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा, बट ये सॉलिड में नहीं होगा, सिर्फ लिक्विड में होगा। तो दूसरा तो ये दिख गया आपको, तीसरा भी दिखाए क्या, तीसरा भी दिखेगा। चलिए तीसरा पॉइंट बेसिक पॉइंट है कि देखिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, सेल के बेसिस पर ना। तो मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के बाहर भी जा सकता है डिफ्यूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अंदर भी आ सकता है और इनसाइड दी सेल मूवमेंट भी हो सकता है। मतलब कि डिफ्यूजन प्रोसेस से इनसाइड सेल भी हो सकता है, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू दिस प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू दिस प्रोसेस इनसाइड सेल भी हो सकता है, इनसाइड सेल भी हो सकता है और अंदर बाहर भी हो सकता है, मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों हो सकता है। मतलब सेल के अंदर आए या सेल के बाहर आए, ये भी हो जाएगा। इनसाइड दी सेल मूवमेंट भी कर सकता है। तो ये इनसाइड दी सेल मूवमेंट याद रखिएगा, अंदर बाहर तो सब में होगा, इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, बट इनसाइड दी सेल मूवमेंट सिर्फ ये करवा सकता है, ये नहीं करेगा। इसमें बात कर ले तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू दिस process is not possible inside the cell। जस्ट इमेजिन ये, अरे यार ये कैसे मत कर दिया, जैसे कि ये हमारा सेल है,
तो सेल के अंदर पार्टिकल आ सकता है, सेल के बाहर पार्टिकल जा सकता है, बट इनसाइड द सेल मूवमेंट का बात कर ले तो इनसाइड द सेल मूवमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर अंदर बाहर भी हो रहा था और इनसाइड द सेल भी हो रहा था मूवमेंट, तो अंदर बाहर होगा बट इनसाइड द सेल मूवमेंट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बेसिक 3 डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हम लोग। अब बेसिकली ये जो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस है ना, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस, इसका फर्दर 2 टाइप है। जी हाँ, इसका फर्दर 2 टाइप है। ऑस्मोसिस बेसिकली इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। ऑस्मोसिस जो है हमारा ना, ये 2 टाइप का होगा, एक इंडोऑस्मोसिस, एक इंडोऑस्मोसिस, एक एक्सो। इंडो नाम से ही सुनने में आ रहा है यार कि सेल के इनसाइड अगर कोई पार्टिकल सेल के इनसाइड आ रहा है, ये पार्टिकल था, ये सेल के अंदर आया, तो इस प्रोसेस को इंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। अगर कोई पार्टिकल सेल से बाहर गया तो इसको एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोज ऑस्मोसिस प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स आर ब्रॉट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस, बट दोज ऑस्मोसिस प्रोसेस थ्रू विच ये पार्टिकल्स बाहर चले जाए उसी को हम लोग एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। तो इंडोऑस्मोसिस जिसमें पार्टिकल्स अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, इंडोऑस्मोसिस जिसमें पार्टिकल्स बाहर जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। एग्जिट, एक्सो को इसको कैसे याद रखिएगा? एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर जाना। तो एग्जिट पार्टिकल्स बाहर जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस अंदर आना। तो ये 2 टाइप का होता है। चलिए देखते हैं आगे, ये भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारा वो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस था ना, एक्सोऑस्मोसिस जिसमें बाहर जा रहा था पार्टिकल, इंडोऑस्मोसिस जिसमें पार्टिकल अंदर आ रहा था, उसी के बेसिस पर है कि कब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, कब हाइपोटोनिक और कब आइसोटोनिक। बेसिकली अगर मान लीजिए सेल, अब सेल से वाटर बाहर आ रहा है, सेल से वाटर बाहर आ रहा है, बेसिक बात पता है, ये सेल से वाटर कब बाहर आएगा? जब सेल के अंदर हायर रीजन हो जाए, जब सेल के अंदर क्या हो, पार्टिकल्स, वो जो वाटर का पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो अंदर सेल के अंदर ज्यादा हो, बाहर में कम हो, उसी केस में बाहर आएगा ना, ऑब्वियसली। तो ये तो रीजन हो गया कब? जब हायर कंसेंट्रेशन कहाँ पे हो, यहाँ पर हायर कंसेंट्रेशन ये हो, यहाँ पर लोअर कंसेंट्रेशन हो, तब सेल से ये बाहर आ जाएगा लिक्विड। तो अगर सेल से वाटर बाहर आ रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? इसको बोलेंगे एक्सो OSMOSIS। तो ये तो एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ। पहला बात पता चला कि सेल से वाटर बाहर आ रहा है, और सेल से जब वाटर बाहर आ रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि सेल के अंदर हायर कंसेंट्रेशन था और बाहर में कंसेंट्रेशन लो था, तो एक्सोऑस्मोसिस से हुआ। और अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है ना, तो सेल क्या हो जाएगा? ये सिकुड़ जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सेल सिकुड़ जाएगा। और ये जो हुआ ना प्रोसेस जिसमें सेल सिकुड़ जाता है, इसको पता है क्या बोलते हैं? श्रिंकिंग। श्रिंकिंग ऑफ सेल। तो 2 बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है कि सेल वाटर जो है वो सेल के अंदर डाला जा रहा है। क्या वाटर सेल के अंदर जा रहा है? अच्छा, ये प्रोसेस पॉसिबल कब है? वाटर सेल के अंदर जा रहा है, ये कब पॉसिबल है? जब सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन लो हो। सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो लो कंसेंट्रेशन है। लो कंसेंट्रेशन, बाहर में जो है वो हाई कंसेंट्रेशन है। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो ऑस्मोसिस मालूम होगा। हाँ मालूम है। तो एक तो पता ये चल गया कि सेल के अंदर इस बार कंसेंट्रेशन क्या लो है, इसीलिए बाहर का पानी अंदर जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें पार्टिकल्स अंदर जाता था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। अंदर इंडोऑस्मोसिस। तो यहां पर होगा इंडोऑस्मोसिस। और अगर वाटर इसके अंदर भर जाएगा तो पता सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ऐसा मोटा था ना, ये इतना मोटा हो जाएगा। तो छोटा था उससे फूल गया सेल, तो इसको क्या बोलेंगे? स्वेलिंग। स्वेलिंग ऑफ सेल। ओके। तीसरा देख लेते हैं, आइसोटोनिक। आइसो मतलब सिंपल है, सिमिलर, जो था वही का वही रह जाएगा। सेल में और वाटर का यहाँ पर जो हाई कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑफ H2O सेल के अंदर, और कंसेंट्रेशन ऑफ H2O बाहर में, दोनों जो इक्वल है, हायर लोअर नहीं है, इक्वल है। और क्योंकि अगर दोनों में
कंसंट्रेशन इक्वल है तो ना तो इधर से इधर आएगा ना तो इधर से इधर आएगा। और जब वाटर का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा तो ना तो ये इंडोस्मोसिस हुआ ना तो एक्सोस्मोसिस हुआ, कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस ही नहीं हुआ। और कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस ही नहीं हुआ तो क्या सेल फूलेगा? ना। तो क्या सेल सुरकेगा? ना, कुछ नहीं हुआ। तो आइसोटोनिक कब बनेगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल सेम हो, उस केस में हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। यहाँ ना तो सेल स्वेल करेगा ना तो श्रिंक करेगा, ना तो यहाँ पर एक्सोस्मोसिस होगा ना तो इंडोस्मोसिस होगा। पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कब बनेगा? जब सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है किसका? वाटर का, वो अगर कम हो जाए, लोअर कंसंट्रेशन हो जाए और बाहर का कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा हो जाए, उस केस में बाहर से वाटर सेल के अंदर आ जाता है और ऐसा प्रोसेस को इंडोस्मोसिस कहते हैं। और इसके कारण सेल जो है वो फूल जाता है, इसको स्वेलिंग ऑफ सेल बोलते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? ये तब पॉसिबल है जब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हायर हो जाए, हायर कंसंट्रेशन कहां पे हो? सेल में, और बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन लो हो जाए। इस केस में क्या होगा? सेल से वाटर बाहर आ जाएगा और अगर कोई भी पार्टिकल सेल से बाहर आता है उसको एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। और अगर ऐसा होता है सेल से वाटर बाहर आता है तो सेल सिकुड़ जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रिंकिंग ऑफ सेल। आई होप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब ये क्या है भैया, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। नाम आपको इंडोosmosis एक्सोosmosis जैसा लग रहा होगा बट काम बिल्कुल वैसा नहीं है। हाँ, वो अलग था कि उसमें ही पार्टिकल अंदर आ रहा था तो इंडोosmosis बोलते थे, इसमें ही पार्टिकल अंदर आएगा तो इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। बट अंतर है, उसमें डायरेक्टली अंदर आ रहा था बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा थोड़ा प्रोसेस है। नाम भी सेम है, थोड़ा बहुत काम सेम है बट पूरा पूरी सेम नहीं है। तो याद रखिएगा, उसमें इंडोosmosis था, इसमें इंडोसाइटोसिस है। उसमें एक्सोosmosis था, इसमें एक्सोसाइटोसिस है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है भैया। पहली बात, इट इज ए सेलुलर प्रोसेस, सेल में हो रहा है, दैट्स व्हाई सेलुलर प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स आर ब्रॉट इनटू द सेल, सेल के अंदर लाया जाता है, इसीलिए इंडोसाइटोसिस लगा है। ये क्या भैया? इट इज द सेलुलर प्रोसेस, ठीक है, इन विच पार्टिकल्स आर ब्रॉट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जाता है पार्टिकल्स ये प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस के द्वारा पार्टिकल अंदर आ रहा है सेल के, इसके द्वारा सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद द पार्टिकल्स इज सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड वेसिकल। यहाँ पर ये नया चीज है, ये तो वहां भी था कि सेल अंदर आ रहा है तो इंडोसाइटोसिस, सॉरी इंडोosmosis, यहाँ भी सेल अंदर आ रहा है इंडोसाइटोसिस, वहां बाहर जा रहा था तो इंडोosmosis, यहाँ भी बाहर जा रहा है तो इंडोसाइटोसिस। यहाँ पर खेल थोड़ा बदल गया। क्या बदल गया? वहां पर वेसिकल का बात नहीं कर रहे थे हम लोग, बट यहाँ पर वेसिकल का बात करेंगे। अब ये वेसिकल क्या भैया? ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो दिख रहा होगा, ये आपको ब्लू जैसा बनाए हुए जो है, ये सेल मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन आपस क्या होता है? कट जाता है। क्या हो जाता है? वो कट जाता है और कट के वो बन जाता है एक गोल सा, एक कटोरा जैसा शेप, जिसके अंदर वो पार्टिकल्स आकर बैठ जाता है। इसको हम लोग वेसिकल बोलते हैं। वो जो पार्टिकल्स होता है वो यही, ये जो सेल मेम्ब्रेन था ना हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन कट जाएगा, वो उसके चारों ओर जाकर ऐसे गोल सा हो जाएगा ताकि उसको अंदर ला सके अच्छा से। तो इसे हम लोग वेसिकल बोलते हैं। ये जो चीज था ना, यही है वेसिकल। आया समझ क्या होता है वेसिकल? वेसिकल एक क्या कहता है, वेसिकल क्या? सेल मेम्ब्रेन है जो कि गोल सा हो जाता है पार्टिकल्स के चारों ओर, उसी को हम लोग वेसिकल कहते हैं। यही प्रोसेस है कि भैया इंडोसाइटोसिस में वेसिकल का हेल्प लेते हैं पार्टिकल्स को अंदर लाने में या पार्टिकल को बाहर लाने में। हुआ क्या? हुआ क्या? ध्यान से देख लेते हैं। वैसे इसको जैसे था वैसे कर देते हैं ना, तो कंफ्यूज कर जाइएगा ना। हुआ क्या? देखिए सेल है, पहले मान लीजिए नॉर्मल सेल है, यहाँ एक और हम लोग फिगर बना लेंगे ना तो ज्यादा सही लगेगा। एक और इजी वाला फिगर बना लेते हैं। ये हमारा लेट्स इमेजिन की अच्छा वाला थोड़ा, ये है पार्टिकल्स, यहाँ था पार्टिकल्स, यहाँ था पार्टिकल आएगा नजदीक, पार्टिकल क्या हुआ? नजदीक आया, यहाँ तक आया। जैसे पार्टिकल नजदीक आया ये धीरे से ऐसे हो जाएगा और पार्टिकल नजदीक आया ये पूरा इसको ऐसे से कवर कर लेगा ऐसा, फिर वो बीच में आ जाएगा। अब जैसे ये वेसिकल हुआ, वेसिकल कैसे बना पता होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये चला गया। अब सेल मेम्ब्रेन गति हो गया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिलेगा, और मिलेगा तो सेल का जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा, यानी कि वेसिकल का बनने से सेल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल्स नजदीक आया, वेसिकल बना सेल मेम्ब्रेन, उसको कवर किया, अंदर ले आया, हो गया इंडोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस के कारण वॉल्यूम जो है सेल का वो क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, कम हो गया। देख लीजिए बड़ा सा सेल दिख रहा है, यहाँ छोटा। एक्सोसाइटोसिस में भी वही चीज है भैया, वेसिकल यहाँ भी बनता है। यहाँ पर क्या? वेसिकल ऑलरेडी बना हुआ है, ये क्या होगा? ये पास में आएगा ऐसा, फिर यहाँ से ये पार्टिकल्स को थ्रो कर दिया जाएगा बाहर की, भाई तुम्हारा काम नहीं इनको। और जैसे बाहर जाएगा वो जो वेसिकल था
वो फिर से अपना पोजीशन ले लेगा, जहां से वो कटा था वहां पर फिर से वो अपना पोजीशन ले लिया। इस चक्कर में सेल का वॉल्यूम इस बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले घटा था, इस बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज जहां से वो निकला था वेसिकल वहां पर अपना पोजीशन वो ले लिया। दैट्स वाई इस बार वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, पहले क्या हुआ, डिक्रीज। तो ये था हमारा इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। आप अमोइबा का नाम सुने होंगे। अमोइबा खाना कैसे खाता है, अमोइबा खाना खाता है इंडोसाइटोसिस में, पार्टिकल्स आता है नजदीक उसको खा लेता है, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस किया। और वो बाहर कैसे निकालता है, एग्जीक्रेशन कैसे करता है, कुछ खाया तो पचा होगा, फिर कुछ बाहर भी तो जाना चाहिए ना, वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल कैसे निकालता है, तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से। क्या आपको ये बात समझ में आया, इंडोसाइटोसिस से अमोइबा खाना खाता है, एक्सोसाइटोसिस से वो बाहर निकालता है। और हाँ, अमोइबा अगर खाना खा रहा है तो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस ही यूज होगा, बट उस प्रोसेस को थोड़ा अलग कर देते, मतलब नाम अलग कर देते। क्यों कर देते, क्योंकि भैया अमोइबा खाना खा रहा है ना उस प्रोसेस से, ये जनरली प्रोसेस को ये बोलेंगे, बट अमोइबा सिर्फ उससे खैबे करता है, तो उस प्रोसेस को दूसरा नाम से बोला जाता है, उसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको, फाइगोसाइटोसिस। है एक्सोसाइटोसिस ही, बट क्योंकि अमोइबा उससे खाना खाता है, उसमें आपको ये बनता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा कुछ बन जाता है, ये सी जैसा कुछ होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया के द्वारा वो ऐसे ग्रैब करके खाना खाता है, तो इसीलिए फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। है एक्सोसाइटोसिस ही, बट उससे क्योंकि अमोइबा खाना खाता है तो इसीलिए उस प्रोसेस को थोड़ा सा नाम में चेंज कर दिया कि भैया ये फाइगोसाइटोसिस हो गया। फाइगोसाइटोसिस मतलब अमोइबा खाना खाएगा। अगर अमोइबा खाना बाहर निकाल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, बट उसका भी एक स्पेशल नाम है, सेल वोमिटिंग, सेल वोमिटिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये आखिरी टॉपिक होगा आज का लेक्चर का। क्या है ये, प्लाज्मोलाइसिस। क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब याद होगा आपको प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, हम बताए थे तभी सब इसका स्टार्टिंग में, ये लेक्चर का पहला पोर्शन ही ये था, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में अंतर। प्रोटोप्लाज्म में आपका क्या होता था, सेल मेम्ब्रेन आता था, और क्या आता था, सेल फ्लूइड आता था, और क्या आता था, सेल ऑर्गेनली आता था, और क्या आता था, न्यूक्लियस। ये चारों चीज अगर एक साथ आ जाए उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते थे। फिर से रिवाइज करा दिया आपका। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से जब दूर हो जाता है ना ये पूरा चारों कंपोनेंट, जब उसको हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते, मान लीजिए सेल है, ये सेल हो गया प्लांट सेल, क्या है, प्लांट सेल है, इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या था, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सेल के बाहर लोअर कंसेंट्रेशन था वाटर का, बट सेल के अंदर हायर कंसेंट्रेशन था वाटर का। ऐसा वाला सोल्यूशन जब डेवलप होता था ना उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते थे। अब ऐसा वाला सोल्यूशन है तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये प्लांट सेल में सिर्फ होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग सेल वॉल का बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल कहां पे प्रेजेंट है, प्लांट और फंगल सेल में ही ना, एनिमल में तो है नहीं। तो ये प्रोसेस एनिमल सेल में नहीं होगा, सिर्फ प्लांट सेल में नजर आएगा आपको। हाँ, फंगल में भी मिलता होगा। तो देख लीजिए क्या हुआ, हम लोग सेल को लिए, प्लांट सेल को लिए, उसको क्या चीज में डाल दिया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसके बाहर में वाटर का कंसेंट्रेशन बहुत कम है, बट अंदर में वाटर का कंसेंट्रेशन क्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि अंदर में कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पार्टिकल का नेचर है, ऑस्मोसिस हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा ऑस्मोसिस में कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, तो पानी जितना है वो बाहर आ जाएगा सेल से। हो गया यहाँ पर कौन सा प्रोसेस भैया, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस हो गया। जैसे एक्सोस्मोसिस प्रोसेस हुआ, ये जो साइटोप्लाज्म, अब क्योंकि क्या है ना कि सेल वॉल जो है ये बाहर से, ये क्या सेल वॉल है, सेल वॉल है, और ये जो श्रिंक दिखा सिकुड़ा हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म, ये है सेल वॉल। तो हुआ क्या यहाँ पर देख लीजिए, जब हम नहीं डाले थे तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में आपको नजर आ रहा होगा कि सब कुछ मतलब ठीक ठाक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, प्रॉपर सेल बना हुआ है। ये जैसे हाइपरटोनिक में डाले, ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ गया, देख लीजिए सिकुड़ गया, सिकुड़ता हुआ दिख रहा है आपको, सिकुड़ गया, यहाँ पर पूरा फैला हुआ था, यहाँ पे सिकुड़ गया है। अब गैप नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये गैप है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप दिख रहा है ना आपको, दिस इज द गैप बिटवीन सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में गैप दिख पा रहा है। गैप क्यों दिख रहा है, जस्ट बिकॉज वो श्रिंक कर गया है। क्या कर गया, वो श्रिंक कर गया है, सिकुड़ गया है। तो क्यों सिकुड़ा भैया, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। और यही जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है, फिर से बोल दे, अगर सेल को, प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दे तो प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है
वो सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ेगा? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वाटर ज्यादा था और वो वाटर बाहर निकल गया क्योंकि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए थे। और अगर ऐसा होता है कि भैया हमारा जो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से दूर हो जाए, श्रिंक कर जाए, तो उसे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। सेल वॉल क्यों नहीं सिकुड़ा भैया? क्वेश्चन मन में होगा ना, सेल वॉल इसीलिए नहीं सिकुड़ा क्योंकि ये रिजिड होता है। बताए थे ना स्टार्टिंग में, ये क्या होता है? रिजिड। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पानी अंदर जाए बाहर जाए, भैया ये वहीं का वहीं रहेगा। फुलवा करेगा तो टूट फूट जाएगा, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकाल कर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा, फुल जाएगा। ओके। टायर में एक्सेस हवा भर देते हैं तो जहाँ पे कटा हुआ होता है टायर का उसे दिखता है बाहर निकलने लगता है उसका, ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाएगा। तो ये था आज का आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग बाकी सारा चीज कवर करते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, नोट बनाइए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।